ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है ना। और आपके जो भी डाउट केवीएस के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हो वो सारे मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बात वही है कि मैंने अब सीखा और पहले पता था लेकिन हमारे साथ नहीं होता, इसलिए नहीं पता था कि हर किसी पे एलिगेशन लगती है, चाहे वो कितना अच्छा हो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं आपसे किसी भी पर्सनल बेनिफिट के ज़रिए नहीं जुड़ रहा। मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के नज़रिए से जुड़ रहा हूँ, जो मुझे मिली है एक्सपीरियंसेस से और फेलियर से, ठीक है ना। लेकिन जब मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ तो उसका बहुत अपोज़ हो रहा है, क्योंकि कई लोग जो अपनी दुकान चला रहे हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। चलो छोड़ो। सबसे पहले आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सुनते रहना, टीचर से कोई भी सजेशन नहीं मांगे रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करने के लिए। पहली बात, ठीक है ना। सबसे पहली बात कि टीचर से कोई भी सजेशन नहीं मांगा रिक्रूटमेंट रूल को चेंज करने के लिए। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी यही था और आज भी यही है। अब हुआ क्या, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपनी बात में नहीं कह रहा, हर बात में कह रहा हूँ। मानो मैं भी कोई झूठ बोल रहा हूँ ना, जब सच सामने आएगा तो वो मुझे भी चुभेगा, ठीक है ना। एक्चुअल में मैंने आपको पहले ही कहा था कि रिक्रूटमेंट रूल का सजेशन कभी भी एम्प्लॉयज़ से कैसे मांगेंगे। अब एक नोटिस सर्कुलर आप लोगों तक कभी ना कभी डायरेक्टली पहुंचा होगा और आपको लगा होगा कि ये क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है, सुन लेना। वो रिक्रूटमेंट रूल में जो चेंजेस के सजेशन मांगे थे, जो भी मांगे थे चेंजेस के सजेशन रिक्रूटमेंट रूल में, वो टीचर्स से नहीं मांगे थे। वो किससे मांगे थे? केवी एसोसिएशन से। आपको पता नहीं है तो बता देता हूँ, केवी में कई सारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन, मतलब स्टैंडर्ड एसोसिएशन है, जिनमें से एक का नाम है AIKVTA। दो है और तीसरी भी है, ठीक है ना। आप जब केवी ज्वाइन करोगे तो आप किसी ना किसी एक एसोसिएशन के मेंबर बनोगे और आपका जो वेलफेयर का पैसा होता है हर महीने का, जो भी डिफाइन होता है वो दोगे और उस मेंबर के एसोसिएशन मतलब मेंबर बन जाओगे ग्रुप के, ठीक है ना। ये ग्रुप क्या करता है, आपकी बातें केवीएस तक पहुंचाता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा टीचर्स की, मतलब अगर टीचर्स की, देखो होता है ना, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई समस्या है तो आप मानो गली मोहल्ले या नाली से कोई रिलेटेड समस्या है तो आप कहाँ जाओगे? अपने निगम पार्षद के पास जाओगे। कहाँ जाओगे? MLC के पास जाओगे, है ना, ठीक है, निगम पार्षद के पास, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर वो नहीं सुनेगा तो MLA के पास। यही तो एक पैटर्न है ना। तो AIKVTA हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है कहाँ पे? KVS में। कहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होता है? KVS में। तो यानी कि जो भी सजेशन मांगे गए थे और जिसके पास भी वो रिक्रूटमेंट नोटिस घूम रहा है, ठीक है ना। एक भाई तो मुझसे लड़ने लग गए, लेकिन मैंने कहा ना कि लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। अगर मैं गलत हूँ या मैं पसंद नहीं हूँ तो मत देखो, दैट्स इट, ठीक है ना। तो मैंने उन्हें तो सॉरी बोला। मैंने कहा भाई सॉरी अगर आपको हर्ट हुआ हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे माँ बाप ने तो ये सिखाया भाई कि लड़ने से कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने उस नोटिस को फिर ढंग से देखा, क्योंकि मैं सिस्टम में था और मुझे पता था कि टीचर से कोई सजेशन नहीं मांगे। ये ओपन चैलेंज है, जहाँ चाहोगे वहाँ प्रूफ कर देंगे। टीचर से कोई सजेशन नहीं मांगे और ना ही कभी मांगे जाएंगे और ना ही कभी मांगे जाएंगे। क्योंकि अगर यार टीचर से सजेशन मांगेंगे, सोचो टीचर से सजेशन मांगेंगे तो हर टीचर अपनी आत्मकथा बता देगा कि सर मेरा पति वहाँ रहता है, मेरी पत्नी वहाँ रहती है, मुझे वहाँ ट्रांसफ़र दे दो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो नोटिस जिस पे भी आप क्लियरली पढ़ना एक बार, क्या कि क्या क्या सजेशन मांगे थे, क्या क्या सजेशन मांगे थे, ठीक है, सॉरी किससे सजेशन मांगे थे। तो उसको पढ़ोगे तो लिखा हुआ है उसमें केवी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो उनके हेड होते होंगे, मुखिया टाइप के होते होंगे, ठीक है ना। जैसे उसमें भी इलेक्शन होता होगा, उसमें भी प्रेसिडेंट होता होगा, वाइस प्रेसिडेंट होता होगा। उनसे वो सजेशन मांगे कि आप सजेशन दो कि रिक्रूटमेंट रूल में क्या क्या चेंजेस करें कि हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है या फिर हमारा जो सिस्टम है और बेहतरी की तरफ जा सके। और ये हर बार होता है, पता है। अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हो, आप कभी कहीं पे पिज़्ज़ा खाने या बर्गर खाने गए होंगे, वहाँ पे भी तो फीडबैक फॉर्म होता है ना। फीडबैक फॉर्म हमारा सजेशन मांगता है, किस लिए? ताकि वो अपने सिस्टम को और बेहतरीन कर सके, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूँ
कि टीचर से सजेशन नहीं मांगे थे, चाहे आप कुछ भी कर लो। एसोसिएशन से सजेशन मांगे थे। किससे सजेशन मांगे थे? एसोसिएशन से। वो बात खत्म हो गई। मैंने वहाँ मेरी शुरुआती वीडियो देखना, मैंने ये कहा था कि केवीएस के अंदर ना कुछ फीचर्स होते हैं। मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से सुनना और हर एक शब्द में एक अपनी गहराई है, क्योंकि जिंदगी बर्बाद हो रखी है इसके वजह से, ठीक है ना। बर्बाद का मतलब वो सेंस नहीं है, ठीक है ना। हर एक शब्द में गहराई है। केवीएस में सबसे बड़ी चीज होती है अनसर्टेनिटी। मेरा पहला वीडियो देखना, मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें मैं पहले डे में कह रहा था केवीएस की सबसे बुरी बात ये होती है कि उसमें अनसर्टेनिटी होती है, मतलब अनिश्चित होता है हर चीज़। अब जैसे एक एग्जांपल सेट कर लेता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रिंसिपल के ट्रांसफ़र के फॉर्म कब की भरे जा चुके? टीचर्स से पहले। और सारे प्रिंसिपल्स, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा ट्रांसफ़र नोटिस आएगा, और वो आके नहीं दे रहा है, जबकि आने का समय हो गया और सब कुछ तैयार हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन वही चीज़ है अनसर्टेनिटी। एक्चुअल में हमारे लिए ये अनसर्टेनिटी है ना, क्या पता सिस्टम कुछ तैयारी कर रहा हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी इसमें सबसे ज़्यादा है। चलो, अब बात आती है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, उसके वजह से रिक्रूटमेंट रूल में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई थी क्या, कि अगर एलिजिबिलिटी में कोई चेंज होगा, अगर एलिजिबिलिटी में कोई चेंज होगा, तो आप क्या, मैं क्या, या आप जिस इंस्टीट्यूट वाले को भगवान मानते हो वो क्या, या कोई भी जो उस कमेटी का मेंबर ना हो, उस कमेटी का मेंबर ना हो जो ये चेंजेस कर रहे हैं, नहीं बता सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एलिजिबिलिटी में चेंज होंगे तो आप, मैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट वाला नहीं बता सकता कि वो एलिजिबिलिटी के चेंजेस क्या होंगे। सिर्फ कौन बता सकता है? जो उस कमेटी, उस पैनल का मेंबर है जो चेंजेस कर रहे हैं। ये तो इतना क्लियर है ना, और ऐसा ही होता है सिस्टम में, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरे से लिखवा लो। देखो, मैंने अभी ये जो पहला टॉपिक क्लियर किया, जिसने मेरी वीडियो रेगुलर देख रहा होगा, याद होगा कि मैंने कहा था टीचर से नहीं मांगे, और आज भी मैं कह रहा हूँ टीचर से नहीं मांगे, और जो अफवाह चल रही है उसको मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। पता है, आधे तो ऐसे हैं कि वो पढ़ ही नहीं रहे, आधे तो ऐसे हैं कि वो पढ़ ही नहीं रहे कि नोटिस में लिखा क्या है, बस वो चाह रहे हैं कि मैं गलत हो जाऊं। चलो छोड़ो यार, अभी जब आप सिस्टम के पार्ट बनोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि यहाँ फेक नोटिस भी बहुत चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब अपना काम। मान लो मैं एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट वाला हूँ, एक फेक नोटिस मैंने इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा दिया आप लोगों के बीच में कि हलचल चल रही है, लिस्ट बन गई है और वैकेंसी आने वाली है, और उसके तुरंत बाद मैंने इंस्टीट्यूट वाले ने कोर्सेज चालू कर दिए। आप भीड़ में, मतलब हज़ारों की भीड़ में इसको करोड़ों रुपए दे जाओगे, ठीक है ना। छोड़ो तो, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि एलिजिबिलिटी में चेंजेस नहीं होंगे, एलिजिबिलिटी में चेंजेस नहीं होंगे। अब आप में से कोई पूछ सकता है, मैंने आपको पहले दिन कहा कि हर बात का तर्क होना चाहिए, हर बात का तर्क होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो क्यों, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे आपने भी देखा रीट वाले केस में उन्होंने बीएड वाले को शामिल किया। मैं ना तो बीएड वालों के साथ हूँ, ना जेबीटी वालों के साथ, याद रखना, ना ही डीएल वालों के साथ, ना ही बीटीसी के साथ, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि आपने देखा जब बीएड वालों को उन्होंने एंट्री दी तो केस करके उनको बेचारों को, बेचारे इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने टिकट लगाया, खर्चा लगाया और फॉर्म के पैसे दिए, और बेचारे मेंटली हरास हुए, इसलिए बेचारा उन्होंने पेपर दिया और बाद में उन्हें अमान्य घोषित कर दिया। आप सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब भी कोई चेंजेस होते हैं ना एलिजिबिलिटी पे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं और बहुत सारे केस डलते हैं, और कोई भी जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो समझदार ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो एकदम वाइड चेंजेस या वास्ट चेंजेस कभी नहीं करती, क्योंकि अपोजिशन बहुत बड़ा होगा और उसकी प्रोसेस में क्या होगा, डिले होगा। तो ये मेरी तरफ से मान के चलो कि रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस हो सकते हैं तो क्या हो सकता है, सुनना, अभी इसके रेस्पेक्ट में बताऊंगा। मान लो पहले इतने रूल थे, मतलब इतने लोग एलिजिबल थे किसी पोस्ट के लिए, मानो पीआरटी के लिए, तो चेंजेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि इसमें से कम हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइडन हो सकता है, वाइडन मतलब बड़ा हो सकता है,
लेकिन कम नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ एलिजिबिलिटी चेंजेस नहीं चेंज होंगे, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है वही रहेगी, निसंकोच होकर तैयारी करें। और मैं कह रहा हूँ ना, मैं चाहे कुछ भी कह लूँ आपको यकीन आएगा ही नहीं, क्योंकि ना हमारे दिमाग की एक फितरत होती है, ये इंसान की एक फितरत होती है कि वो नेगेटिव साइड को ज़्यादा फोकस करता है। वो हमेशा चाहता है कि नेगेटिव पॉइंट हमें ज़्यादा मिले। मैंने कहा ना, एक इंसान को काले कुत्ते ने काटा, मैं न्यूज़ चला दूँ आप देखोगे नहीं, और मैं चला दूँ एक इंसान ने काले कुत्ते को काटा, आप चाहे आप कोई काम कर रहे हो, आप 2 मिनट निकाल के देखोगे जरूर, ठीक है ना, जबकि आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो, दुनिया भर के यूट्यूबर ज्ञान फैल चुके हैं, सही भी फैल चुके हैं, गलत भी फैल चुके हैं, ठीक है ना, कि क्या कितनी बार चेंजेस हुए, ठीक है ना, कौन कौन से चेंजेस हुए। पता है हम लोगों की माइंडसेट कितना, मतलब ब्रेन वॉश जैसा कहते हैं इसे, ब्रेन वॉश इतना हो चुका है ना कि आपको ना अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूँ गाय का गोबर लपेट के दे दिया जाए आपको किसी अच्छे से पैकिंग में, तो आप उसे 1000 रुपये के हिसाब से खरीद लोगे। वहीं अगर मैं एक अच्छी सी मिठाई आपको बिना रैपर के दूँ ना, तो आपको शक होगा कि ये नीचे से उठा के ना दियो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो सारे जो पॉइंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, कौन कौन से, कि 5+3+4 वाला सिस्टम है, कौन कौन से कि 1968 के बाद 1986 में चेंज हुए, फिर 1992 में चेंज हुए, अब चेंज हो रहे हैं, मतलब इसके चेंजेस इसके बाद फिर अब चेंज हो रहे हैं। और क्या क्या बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को क्या नाम दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पता है अगर मैं ये सारा ज्ञान पेलूँ ना, तो मेरा फ़ायदा है, पता है मेरा टाइम काउंट बढ़ेगा यूट्यूब में, मतलब जब आप देखोगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि आप सब में से मैक्सिमम को ये चीज़ें पता है, ठीक है ना, और जिसको नहीं पता वो कहीं से यूट्यूब से देख ले, और लगता है कि नहीं देखना मुझसे ही पूछना है तो कमेंट में करना, बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए तो कमेंट ना ही करें आप, ठीक है ना। चलो हटाओ आगे, इसमें जो हमारे काम की बात है ना उसे उठाएंगे। मुझे सारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपके रेस्पेक्ट में पॉइंट टू पॉइंट याद है, ठीक है ना। चलो हमारे रेस्पेक्ट में क्या है कि सबसे पहले तो 5+3+3+4 ये आपको पता चल गया, पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल। इनके नाम भी दे दिए। मैं कह रहा हूँ इनके नाम अंट संट कुछ भी होते, आपको फर्क पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन इनके नाम भी जान रहे तो मैं नाम भी लिख देता हूँ। इसे कह दिया फाउंडेशन स्टेज, ठीक है ना, दूसरे वाले को कह दिया प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरे वाले को कह दिया मिडिल स्टेज, और लास्ट वाले को कह दिया क्या, सेकेंडरी स्टेज। तो मुझे याद है ना सब, मुझे बहुत कुछ याद है, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आपके काम का है ही नहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन, ये क्या हो रहा है, ओके तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि ये सिस्टम क्या है, मतलब KVS की जो हम जानकारी दे रहे हैं उसके लिए। अब आपको इसमें एक साथ समझना है सबसे जरूरी बात, कि इन्होंने ये कह दिया कि प्राइमरी लेवल में जो एजुकेशन होगी वो मदर टंग में होगी। ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ये पॉइंट, मतलब बच्चे के लिए तो बहुत बेनिफिट है, आपकी कैसे बर्बाद करेगा मैं बताता हूँ। बता देखो, एक सिक्का है, एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। अब मैंने सिक्का कॉइन टॉस किया और आपने मांगा हेड, तो हेड आपके लिए बहुत अच्छा है और टेल आपके लिए बहुत बेकार है। सिक्का तो वही है ना, सिक्के के ही दो पहलू है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, देखो क्यों, क्योंकि बच्चा जो प्राइमरी लेवल का होता है, जो मानो जैसे केरल की बात बताता हूँ, ठीक है ना। अब केरल में मलयालम लैंग्वेज चलती है, तो वहाँ का जो बच्चा है वो मलयालम में जितना कंफर्टेबली समझ सकता है छोटा बच्चा, वो इंग्लिश और हिंदी में नहीं समझ सकता। देखो इसके दो रेस्पेक्ट है। क्या रेस्पेक्ट है, पहला रेस्पेक्ट तो ये कि मान लो अगर हम ये वाली पॉलिसी नहीं लाते, मतलब मैं क्या, जो लाए वो नहीं लाते, मैं थोड़ा ला रहा हूँ, ठीक है ना, तो हो सकता था बच्चे या तो इंग्लिश या हिंदी सीखते या फिर वहाँ स्टेट बोर्ड में पढ़ के अपनी लैंग्वेज में कर लेते। लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश या हिंदी सीख जाते। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में पढ़ाना, यानी कि अगर आपकी केरल में पोस्टिंग होती है और आप प्राइमरी बच्चे पढ़ा रहे हो तो यू शुड नो मलयालम। ये इस
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा है। अब आप कहोगे सर ये तो नहीं लिखा कि मलयालम जानते हो, लेकिन ये तो लिखा है मदर टंग में पढ़ाना है। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट कंक्लूड करता हूँ कि अगर चेंजेस हुए तो ये चेंजेस होंगे कि अब जो रिक्रूटमेंट आएगी, मैं चाहता था कि ये सच्चाई ना बताई जाए, लेकिन आपके खुजली बहुत है, ठीक है ना। रिक्रूटमेंट जो आएगी वो जोनल रिक्रूटमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांस। अब ये जोनल रिक्रूटमेंट क्या होती है, अब आप ये पूछना चाहो, है ना, बता देते हैं। मानो ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, मान लो 4 स्टेट है सपोज, यहाँ 10 भर्ती है, यहाँ 10 भर्ती है, यहाँ 20 भर्ती है या 40 भर्ती है, 40, 20, 60, 70, 80। तो पहले आप कितनी पोस्ट के लिए भरते? 80 पोस्ट के लिए। अब आप जब फॉर्म भरोगे तो आप किसी एक पोस्ट का भरोगे जो आपको, जिसमें आपको भरना है। मानो आपने इसका भर लिया तो आप 40 के लिए फाइट करोगे, आपको फर्क नहीं पड़ता बाकियों में कितना है। ये रेलवे में होता है, आरआरबी में आपको कोई एक आरआरबी सेलेक्ट करनी पड़ती है और उससे आपको फाइट करनी पड़ती है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये होगा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये होगा, लेकिन जो चीज अफवाहें चलाई जा रही है जो चीज अफवाहें चलाई जा रही है मैं उसको बता रहा हूं, उसको मद्देनजर रखते हुए कि अगर उस नेशनल एजुकेशन, देखो पहली बात तो ये बताओ कि कागजों को जमीनी हकीकत में आने में बहुत समय लगता है भाई। ऐसा नहीं होता कि कोई कानून पास हुआ, जैसे मैं अभी बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने या दिल्ली हाई कोर्ट ने पटाखों में बैन किया, ठीक है ना, पटाखे फिर भी जले। तो सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने पता क्या कहा कि भाई अब आप लोग ये एक्सपेक्ट हमसे कर रहे हो कि हम गली गली जाके पटाखे रोके, हमारा काम है ऑर्डर देना, मतलब कानून बनाना, उसको इम्प्लीमेंट तो लोकल लेवल पे होगा ना, तो लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। लेकिन देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब आप देखो नजरिया है, नजरिया का नजरिया, जैसे मान लो मैंने कहा बहुत धूप हो रही है, ठीक है ना, आपका मन खुश है, मानो आपकी कल ही शादी हुई है और आज बहुत धूप हो रही है, आप छत पे बैठे हो अपने पति या पत्नी के साथ, तो आपको विटामिन डी दिखेगा, आपको लगेगा यार क्या मजा आ रहा है। वही बेचारा कोई, उसी का उस दिन एग्जाम रिजल्ट आया और वो फेलियर हो गया, उसको वो धूप चुभेगी, जबकि धूप तो दोनों के लिए सेम है ना। तो जो भी इंस्टीट्यूट वाला जो भी कह रहा है कि वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको ज़मीनी हकीकत देने में अभी समय लगेगा। तो वैसे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन आप चाह रहे हो तो ये मदर लैंग्वेज वाले से, मदर टंग वाले से जोनल रिक्रूटमेंट के चांसेस बहुत आई हैं, क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ। मैंने पहले दिन से क्या कहा, चाहे कोई भी कुछ भी कह रहा हो, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, आपको अपनी एनालिटिकल रीजनिंग लगानी है, मतलब अपना दिमाग, तर्क संहिता जिसे कहते हो आप, वो लगाना है कि अगर मदर टंग में पढ़ाना कंपलसरी है, अगर मदर टंग में पढ़ाना कंपलसरी है तो आपको मदर टंग आनी चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत नुकसान होगा। मैंने आपको कहा था कि अगर ये नॉर्थ वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट है, तो यहाँ बच्चों के एग्जाम निकालने की संख्या बहुत कम होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए नॉर्थ के सारे बच्चों को उस तरफ भेजते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम टैलेंटेड है, साउथ वाले बच्चे बहुत टैलेंटेड है, बस उनके टैलेंट और हमारे टैलेंट में अंतर पता है क्या है, ये आपको पता होगा, आप डिनाई नहीं कर सकते। उनका टैलेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि अगर वो एसएसटी जानते हैं या हिस्ट्री जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, पॉलिटी जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, मैथ जानते हैं, तो उसे जानते हैं पीएचडी लेवल तक, मतलब वो उसमें अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन कंपटीशन की डिमांड क्या होती है, कंपटीशन की डिमांड पीएचडी लेवल की नॉलेज नहीं होती, कंपटीशन की डिमांड होती है कि वो बच्चा हर चीज़ थोड़ी थोड़ी जानता हो, और वहाँ वो लोग लैक कर जाते हैं क्योंकि उनका हिंदी अच्छा नहीं होता इतना, ठीक है ना, इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना, और वो सब्जेक्टिव बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट सब्जेक्टिव ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं हो पाते। और कंपटीशन के लिए क्या चाहिए होता है, ओवरऑल चाहिए होता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप दिल्ली में जैसे किसी बड़ी जगह, मुखर्जी नगर, राजेंद्र पैलेस, वहाँ देख लो, आपको लगता है उसके बराबर उन इलाकों में जो बच्चे असली में मेहनत कर रहे हैं, असली में, देखो मज़े करने वाले तो बहुत हैं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता और आप भी जानते हो, जो असली में मेहनत कर रहा है, देखो यूपी में भी लखनऊ हो सकता है, कानपुर हो सकता है, ऐसे सब जगह नाम, वहाँ जो असली में मेहनत कर रहा है जो बच्चा, वहाँ पता है दिल्ली में, जो दिल्ली में अपना भी घर है, फिर भी वो मुखर्जी नगर में किराए में लेके रह रहा है, वो चाहता है कि वो 24 घंटे सिर्फ ऐसे एटमॉस्फेयर में रहे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन चले।
वो चाय पीने टपकी में जाए, मतलब दुकान में चाय पीने जाए टपरी में, तो वहाँ पे भी कंपटीशन की बातें हो रही है। वो ये चाहता है जो असली का एस्पायरेंट है, और जो नकली है वो तो भाई कहीं मिल सकता है, आपके घर में, मेरे घर में, कहीं पे भी। तो ये मदर टंग लैंग्वेज के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर चांसेस है, अगर चेंजेस हुए तो जोनल रिक्रूटमेंट के बहुत चेंजेस होंगे। जैसे आपने कोई ना स्टेट के जॉब के पेपर भरो, मानो गुजरात के भरते हो या फिर किसी भी स्टेट लैंग्वेज के भरते हो जहाँ पे उसकी अपनी लैंग्वेज हो, ठीक है ना, तो पता है आपको क्या होता है, भाषा और बोली दो होती है। जहाँ पे मानो जैसे मैंने गुजरात का भरा कोई फॉर्म, गुजरात का मैंने इलेक्ट्रिकल बोर्ड का भरा, गुजरात इलेक्ट्रिकल बोर्ड, अरे छोड़ो, KSEB का भरा, केरला स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड या केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आपको हैरानी बताऊं, इसके पेपर में मलयालम आना कंपलसरी है। मतलब केरला के जितने स्टेट गवर्नमेंट के पेपर होंगे उनमें मलयालम एक कंपलसरी लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि आप अगर इस सिस्टम में जाओगे तो आप डीलिंग तो ग्राउंड के लोगों से करोगे ना, गली मोहल्ले आम लोगों से करोगे, और उन्हें तो अपनी लैंग्वेज आती होगी। इसीलिए मदर टंग वाले पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि जोनल रिक्रूटमेंट आ सकती है। और अगर जोनल रिक्रूटमेंट आई तो आपको बहुत नुकसान होगा, और मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे। और ये नुकसान हज़ारों में चले जाएगा, 8,000 की क्या हो जाएगी, 4,000। अब इसमें क्या होता है, मानो आप 40 थोड़ा भरोगे, आप कहोगे यार 40 वाला तो हर कोई भर रहा है, चलो मैं 10 वाला भरता हूँ, तो 8,000 से आप सिर्फ कितनी सीट पे आ जाओगे, 1,000 पे। पहली चीज ये। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब तक रिक्रूटमेंट नोटिस नहीं आएगा, कोई माइका लाल नहीं बता सकता कि क्या चेंजेस होंगे, कोई नहीं बता सकता। क्या कौन बता सकता है? जो सिस्टम के अंदर, मतलब KVS में जो पॉलिसी तैयार कर रहे हैं वहां जो बैठा है वो बता सकता है। और वो बताना बहुत आसान है। मानो मैं किसी को ढूंढ लूँ और उसे मैं दे दूं कुछ पैसे कि भाई मुझे बस हिंट दे दे क्या है, तो बता देगा, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना, वो तो आपको सभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं तुम लोग अफवाहें क्यों सुनते हो। मैं कह रहा हूँ चेंजेस अगर होंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि आपको छुपा के हो जाएंगे। जो भी चेंजेस होंगे आपको पता चलेंगे, आपके सामने ही होंगे ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है। दूसरा जो चेंजेस मुझे लगता है, इन्होंने कह दिया कि हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, मतलब जिसे कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि TGT साइंस, कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है वो बढ़ने वाली है। अगर TGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट, PGT कंप्यूटर साइंस की पोस्ट बढ़ने वाली है, अगर वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अभी से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्रामिंग है ना, वो हम 7th 8th क्लास से स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक नई पोस्ट बना दी जाए TGT कंप्यूटर साइंस। तो या तो TGT कंप्यूटर साइंस नई पोस्ट बना दी जाएगी, या फिर इसी के नंबर बढ़ेंगे। कब? जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अभी से फॉलो करेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उतनी लैब्स होनी चाहिए, उस हिसाब के बच्चे होने चाहिए। अब ये थोड़ा पहली बार जैसे कोर्स लाएंगे लाखों हजारों बच्चे आ जाएंगे, चलो देखेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं पता है, ये है कि जो मिडिल स्टेज है 5 + 3 + 3 + 4, इसमें आपकी एक लैंग्वेज जरूरी है, वो भी इंडियन लैंग्वेज, और चौथी में एक फॉरेन लैंग्वेज, ये कम ऑप्शनल है। तो मुझे लगता है कि अब फॉरेन लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज की पोस्ट बढ़ेगी। कब? जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करा जाएगा इस साल से। तब आपको ये भी पता है कि इस वाले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल कोर्स को ऐड कर रहे हैं, उसमें सारे वोकेशनल कोर्स है, सिलाई, कढ़ाई, इलेक्ट्रीशियन, दुनिया भर के, ठीक है ना। अब या तो KVS सिस्टम इन सबको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करेगा या फिर इनके लिए वैकेंसी निकालेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वैकेंसी निकालेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ बच्चे कम होंगे अप्लाई करने वाले, तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम चला लेगा। लेकिन जो भी होगा, ये वो चेंजेस है जो हो सकते हैं। अब बात आई कि सर एलिजिबिलिटी में क्या चेंजेस होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर कोई चेंजेस हुआ तो वो अपग्रेड की तरफ होगा। अपग्रेड का मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी तक मान लो JBT वाले एलिजिबल थे, अपग्रेड का एग्जांपल समझा रहा हूँ, अब उन्होंने पीएड वाले भी एलिजिबल कर दिए।
तो ये एग्जाम्पल है अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब है ये तो है ही, अब ये भी है। डाउनग्रेड होना बहुत मुश्किल है, डाउनग्रेड होना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। जैसे मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक कंसेप्ट बताता हूँ, आपने बहुत सारे मतलब सभी सही बता रहे हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा गलत बता रहे, सुना होगा। उसमें कह रहे हैं कि 50 घंटे का कोर्स होगा, टीचर का डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, टीचरों को ट्रेनिंग कराई जाएगी, फलाना ढिमका, ये वो वगैरह वगैरह। आपको पता है स्वयं पोर्टल में और निष्ठा NISHITH है, निष्ठा, इसमें टीचरों के ऑनलाइन कोर्स कराई दिए। मतलब उन्हें मॉड्यूल दे देते हैं, PDF पे किताबें आती हैं, एक उनका MCQ टेस्ट होता है, वो पास करो। और आपको अंदर की बात बताता हूँ, पता है ये बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन अब बोल देते हैं तो बोल देते हैं। निष्ठा आपको मॉड्यूल मिला, 5 सब्जेक्ट मिले, मॉड्यूल मिला। नहीं यार नहीं बोलते, खामखा कलेश ना हो जाए, चलो छोड़ो। तो निष्ठा का पेपर आपको देना पड़ेगा, और वो पास करने के बाद आप लोग, और पास होंगे ही होंगे बाबू, इसमें फेल होने का कुछ नहीं होता। कैसे छुपाते हुए बताते हैं। मानो आपने 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 7 सही करने, आपके 4 ही सही हैं, तो आप इस टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर सकते हो, और MCQ होता है ये। तो अब आपको ये पता चल गया कौन से गलत है, कॉपी में लिख लेना, अगली बार उसके ऑप्शन चेंज करते रहना। 3 या 4 बार मौका मिलता है, और 4 ऑप्शन होते हैं, आप एक ना एक बार तो सही हिट करोगे ही। अगर एक भी बार सही हिट नहीं कर रहे तो सबसे पहले लूडो खेलना सीखो, ठीक है ना। तो ये था जिसके लिए बवाल मचा रखा है, ठीक है ना। रही बात TGT वाली, TGT की एलिजिबिलिटी में बहुत डाउट है, ये बोलते हैं। तो कल शाम को TGT की एलिजिबिलिटी के मैं वीडियो डालूंगा, वो 50% वाले डाउट के साथ। लेकिन पता क्या होता है, आप समझ नहीं रहे, सॉरी आप नहीं, मैं नहीं समझ रहा। मान लो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने और आप मेरे पास आए कि रवि भाई कैसा लग रहा हूँ, मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, तो आप पता क्या करोगे, किसी और से पूछोगे कि मोनू भाई कैसा लग रहा हूँ, वो कहेगा अच्छा नहीं लग रहा। आप पता कब तक पूछते रहोगे, जब तक कि कोई वो ना कह दे जो आप चाह रहे हो। ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो मैं TGT की परसेंटेज वाली वीडियो कल लाऊंगा इवनिंग में, आप उसे देखना, और उसके अलावा कोई डाउट मत रखना। जो भी होगी 100% वेरीफाइड होगी। वेरीफाइड तो पहले वाली भी है, लेकिन आप लोग कमेंट करके उसे डिस्गाइज वे में ले जाते हो। लेकिन इस बार मैं कमेंट ऑफ रखूंगा इस वाली वीडियो के लिए, TGT वाले के लिए, और जो वीडियो बनाऊंगा वो 100% सही होगी। आप चाहे तो कहीं चैलेंज कर सकते हो। थैंक यू।